बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ा अब ईरान के लिए जो लॉटरी का पैकेज आने वाला है वो आ रहा है रशिया और चाइना से। आप सोचेंगे 300 अरब डॉलर्स ईरान को मिल रहे हैं, डैमेजेस के फ्रोजन फंड्स मिल रहे हैं और उसके अलावा तमाम चीज़ें इन्वेस्टमेंट के नाम पर इतना पैसा आ रहा है, तेल वो बेच रहा है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा काम होने वाला है वो इसराइल को, आपको पता है इसराइल को कभी भी ईरान के एटम बम से खतरा नहीं था। ज़हन में रखिएगा, इसराइल को ईरान के एटम बम से खतरा नहीं था, इसराइल को ईरान की मिलिट्री ताकत से हमेशा से खतरा था। एटम बम तो सिर्फ एक बहाना था, और वरना ईरान के मिसाइलों को 300 किलोमीटर तक का कहना, ये सारी चीजें, ये क्या था। अब जरा सुनिए होने क्या जा रहा है इस जंग में। देखिए एटम बम कितने ममालिक के पास है, तारीख में कितनी दफा एटमी हमला हुआ है। जापान पर हुआ ना, तो क्या जापान खत्म हो गया है? एटम बम क्या रोज रोज मारे जाते हैं? एटम बम से मसला नहीं होता। असल मसला ये था कि ईरान मिलिट्री ताकत ना बने और ईरान इकोनॉमिक ताकत ना बने। अब दोनों काम होने जा रहे। अब ये जरा सुनिए क्या है। चाइना और रशिया ये वो ताकतें हैं जिनसे ईरान पाबंदियां हटते ही अब बड़े पैमाने पर वो चीजें खरीदने के लिए जा रहा है जिसका तसव्वुर भी नहीं। अब वो रशिया से ओपनली एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए जा रहा है। देखिए पहले भी उनके पास पार्ट्स थे, चीजें थी, रशिया ने डिफेंस सिस्टम भी दिए थे, सीक्रेटली वो काम कर रहे थे। अब वो ओपनली खरीदेंगे क्योंकि जो मुआहदा हो रहा है उस मुआहदे में ये चीज मेंशन है कि अमेरिका पुरानी पाबंदियां तो हटाएगा, नई पाबंदियां भी नाफिज नहीं करेगा। ये दोनों चीजों को आप समझे ना, अमेरिका पुरानी पाबंदियां यानी कायम रखेगा और जो नई पाबंदियां नहीं लगाएगा। यानी अब ईरान अगर जो चीज लेता है उस पर पाबंदी नहीं लगेगी। तो इस सूरत हाल में ये लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि इनके पास अब पैसा होगा। रशिया से ये लेंगे फाइटर एयरक्राफ्ट और पायलट की ट्रेनिंग। उसके अलावा ये रडार, अर्ली वार्निंग सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, मिलिट्री इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, जो कुछ भी हो सकता है। और ड्रोन मिसाइल प्रोडक्शन तो ऑलरेडी उनकी है, उसमें एडवांसमेंट। अब इसके अलावा जो चाइना से वो लेंगे वो लेने के लिए जा रहे हैं डिफेंस सिस्टम भी वो लेंगे, और चाइना उनके ड्रोन्स और ये तमाम चीजें भी लेगा। क्योंकि जब ईरान, आपको पता है कि चाइना ने S-400 लिया हुआ है रशिया से, अब ईरान से मिसाइल और बहुत सारे ड्रोन्स खास तौर पर उसके जो हैं वो भी वो लेगा चाइना। चाइना को जरूरत है, हत्ता कि वो खुद भी बनाते, लेकिन बहुत सारी चीजें वो लेते हैं। लेकिन चाइना से अब पार्ट्स आएंगे डायरेक्टली बगैर पाबंदियों के, जिससे ये अपने डिफेंस सिस्टम, ये अपने तैयारे, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर्स, ये रडार लेंगे, सेंसर्स लेंगे, कम्युनिकेशन जितने भी होते हैं इक्विपमेंट, ये वो तमाम चीजें लेंगे, सबका सब ले आ जाएगा। और जो ड्रोन कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स है अब वो सारे चाइना से डायरेक्टली आएंगे। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पूरे का पूरा, जो मशीनरी प्रोडक्शन, यानी आप सोच नहीं सकते जो चीजें मिलिट्री हार्डवेयर आज तक उनको मिल नहीं पाया वो डायरेक्टली मिलेगा। इससे जो ईरान अब मजबूत हुआ है, आप सोच नहीं सकते अमेरिका और इसराइल पास भी नहीं भटक सकते ईरान के अगले 4-5 साल में। उसके अलावा जो इकोनॉमिक बेनिफिट, देखिए जिस चीज के लिए अमेरिका और इसराइल ने अपनी पूरी जिंदगी गला दी ईरान के खिलाफ, वो सारी की सारी चीजें अब उनके हाथ से निकल रही है। क्या वो चीज है? सबसे बड़ी बात यह है कि ऑयल की एक्सपोर्ट अब वो जाहिर सी बात है करेंगे बड़े पैमाने पर, चाइना को, इंडिया को, पाकिस्तान को, हर जगह पर गैस भी मिलेगी। उसके अलावा जो तेल एक्सपोर्ट है वो आप यानी आप समझ आसमान पर जाएगी। फ्रोजन एसेट्स, जो उनके एसेट्स इस वक्त फ्रीज किए गए हैं, पैसा उनको मिलेगा, बैंकिंग सिस्टम में वो दाखिल होंगे। वैसे वो चाइना का सिस्टम यूज करेंगे, उनकी करेंसी पर असर पड़ेगा। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा काम क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में लोग ईरान की करेंसी खरीद रहे हैं क्योंकि उनको पता है जैसे पाबंदियां हटेंगी उन्होंने बहुत पैसा कमा लेना है। तो अब आप ये ज़हन में रखिएगा, ये ईरान अगर अमीर होता है तो जाहिर सी बात है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी देगा हिजबुल्लाह को, वो यमन को देगा। अब ये बात इनसे हजम नहीं हो रही। इजराइल को पता है कि भाई मुझे अब अपने डिफेंस सिस्टम को पूरा का पूरा अपग्रेड करना है और इंटेलिजेंस ऑपरेशन करने हैं। उनको ये बात का खतरा है कि मुस्तकबिल में ये जो लड़ाई होगी, ईरान की एयरफोर्स ने अटैक करने आना है इजराइल के ऊपर, तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका को इसका क्या फायदा है? स्टेबल ऑयल मार्केट। आपको पता है कि इससे आप जो मर्जी कह लें, हत्ता कि ट्रंप पर
इलेक्शन फिर भी जीतना उसके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लग नहीं रहा वो कभी भी जीतेगा, हत्ता कि उसने ईरान जंग बंद कर दी है। लोगों को पता है कितना ये शैतान हो गया है मामला, यानी जो नेतन्याहू ने किया और उसके साथ उनके जो चेले हैं अमेरिका और ये सारी क्या हरकतें कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि अब क्या हुआ है, ये जब जंग छिड़ी थी तो ट्रंप की अप्रूवल, यानी जो खास तौर पर अमेरिका के खिलाफ एक नफरत भी पाई जाती है इजराइल के आम लोगों में, और वो कोई इतनी ज्यादा नहीं थी पहले। यानी आप ये समझ रहे हैं कि जब जंग जारी थी तो उस वक्त तकरीबन आप समझ रहे हैं कि ट्रंप की जो रेटिंग थी इसराइल के अंदर वो 58% थी। 58% लोग उसको पसंद करते थे और 35% लोग तकरीबन उसके खिलाफ थे, बाकियों की राय नहीं थी कोई। अब आप जरा देखें कि वो जो ट्रंप के खिलाफ नफरत है वो 61% हो गई है इसराइल के अंदर, और जो 38% लोग हैं वो सिर्फ ट्रंप को पसंद कर रहे हैं। वो क्यों पसंद कर रहे हैं कि ठीक है तुमने जंग रुकवाई, 61% लोग उसे नफरत करते हैं कि तुमने हमें बेच दिया है ईरान के आगे, तो वो तो ये कबूल करने को तैयार नहीं। अमेरिका के अंदर हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आए कि जंग बंद होने का, क्योंकि ट्रंप ये चाहता है कि ईरान आए मार्केट में तेल फेंके और तेल की कीमतें नीचे जाए, और मैं कम अज कम उसका क्रेडिट लूं कि मैंने अभी तो आप ये देखिए मुआहदा जब हो जाएगा ट्रंप 50 दफा सुनाएगा कि देखा तेल की कीमतें नीचे। आपको पता है वो चाह रहा है कि तेल की कीमतें नीचे आए ताकि आम बंदे को रिलीफ मिले जो टैरिफ की वजह से नहीं मिल पाया। जब वो आम बंदे को रिलीफ मिलना शुरू होगा जाहिर सी बात है महंगाई में कमी आएगी, इन्फ्लेशन कम होगी, काफी ज्यादा चीजें। उसने ट्रंप ने कहा है, कहता अगर मैं ना होता तो दुनिया डिप्रेशन में जा रही थी। ये वो डिप्रेशन नहीं है जो एक बीमारी, ये डिप्रेशन इकोनॉमिक वाइज है जो कि 1929 में आया था, उड़ा कर रख देता है। 2008 से भी बड़ा क्राइसिस होने वाला था, जॉब्स सब कुछ आ रहा था। पॉसिबिलिटी है अभी भी सूरत हाल ऐसी हो जाए। ये आपको जो लगता है ना कि इसराइल ने अमेरिका को जब पता था कि ईरान को पैसा मिलेगा, ईरान आगे जाएगा, ईरान मिसाइल में आगे जाएगा, अब पकड़ा नहीं जा रहा तो बाद में कैसे पकड़ा जाएगा, रशिया चाइना डिफेंस सिस्टम देंगे, तमाम चीजें देंगे। तो आप ये बताइए कि फिर इस सारी की सारी सूरत हाल में अमेरिका माना क्यों? देखिए उनको नजर आता था ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट से उड़े थे, डिप्रेशन शुरू होने वाला था इकोनॉमिक लेवल का, और पूरी दुनिया में तबाही हो रही थी और पूरी तरह ये इलेक्शन खा जाना था। अब ट्रंप की कोशिश ये होगी कि मार्केट में रिलीफ लेके एक दफा मैं मिड टर्म इलेक्शन जीत लूं, उसके बाद मैं काम ये सारे बाकी करूं। सो इस सूरत हाल के अंदर अब आप ये देखिए कि सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए क्या बना हुआ है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि ट्रंप आज वजाहतें देता फिर रहा है, मैं तो 300 अरब डॉलर नहीं दे रहा, मैं तो 300 अरब डॉलर नहीं दे रहा ईरान को, मैं तो 300 अरब डॉलर नहीं दे रहा। वो सिर्फ यही काम करता फिर रहा है कि भाई मैं 300 अरब डॉलर नहीं दे रहा। असल में वो ये कह रहा है कि खलीजी ममालिक सारे इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनके मुल्क में डॉलर देंगे और वो काम करेंगे, उनकी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीजें जो मर्जी आप कर लें। इसके बाद जो सिस्टम ईरान में बनेगा उसमें जाहिर सी बात है ना अमेरिका के लिए गुंजाइश होगी ना इसराइल के लिए। अब अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका ने यह कहा है कि देखिए एक वक्त था कि सऊदी अरब के अंदर बड़ी शिद्दत पसंदी थी, आज सऊदी अरब ने अपने आप को बदला और वो कितना हमारा बड़ा इत्तेहादी बन गया। जेडी वेंस ने बात की, वो कहता है हम चाहते हैं कि ईरान भी ऐसा काम करे। अब हो ये रहा है कि सबसे बड़ी मज़ेदार सूरत हाल ये है कि देखिए आपको पता है कि चाइना भी बोइंग तैयारे खरीदता है अमेरिका से, बहुत सारी चीज़ें चाइना नहीं बना पाता। ईरान ने मुस्तकबिल में तैयारे भी लेने हैं उनसे, बहुत सारी चीज़ें भी लेनी है, पॉसिबिलिटी है वो अमेरिका से डील करें। देखिए एक दफ़ा इनके मामला तय हो गए, बहुत सारी चीज़ें होगी तो पॉसिबिलिटी है कि इन्वेस्टमेंट करें उनकी कंपनी से। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो ईरानियों को बड़ा गुस्सा है, लेकिन देखिए वो आफ्टर ऑल ये जंग जीत गए हैं। एक वक्त था कि सोवियत यूनियन की लड़ाई थी अफगानिस्तान के साथ, टुकड़े टुकड़े उनके हो गए। आज आप देख लें अफगानिस्तान को वो डिफेंस सिस्टम देने के लिए जा रहे हैं पूरे का पूरा। तो चीज़ें बदलती रहती हैं। अमेरिका को बहुत बड़ी हुई है शिकस्त, खलीजी ममालिक नाराज थे। अब जाहिर सी बात है सब ऑन बोर्ड है। कतर ने इन पर जो क्रेडिट लिया है, ये आखिरी डील को फाइनलाइज कतर ने करवाया है। लोगों को शायद अंदाजा नहीं, अगर कतर ना होता तो शायद हो सकता आज भी लड़ाई, आज भी मिसाइल लग रहे होते। और कतर अभी तक कोशिश कर रहा है। आपको पता है एक और काम क्या कर रहा है कतर, जो सबसे अहम काम है? कतर ये चाह रहा है कि ईरान के साथ हमारे मामला इतने तय हो। कतर को असल में खतरा है इसराइल से, आज नहीं तो कल। आपको पता है इसराइल ने किसी मुल्क पर अटैक नहीं किया, यानी ईरान से तो लड़ाई है, कतर के अलावा किसी मुल्क से अटैक नहीं है। तो कतर ये चाहता है कि ईरान के साथ एक ऐसा मामला तय हो जिसमें मुस्तकबिल के अंदर ईरान हमारी इसराइल से हिफाजत कर सके, क्योंकि ईरान वो वाहिद मुल्क है जो सिर्फ कतर को बचा सकता है और कोई नहीं। कतर मुआहदे में जा रहा है, वो चाहता है कि तुर्की सऊदी अरब वाले मुआहदे में पाकिस्तान के साथ हम भी जाएं,
लेकिन वो ईरान के साथ मामला अपने तय करना चाहते हैं। उनको पता है ईरान बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता, तो वो ईरान को मजबूत करना चाहते हैं। देखिए आज के दौर में हर किसी को कोई ऐसा इत्तेहादी चाहिए जो जान झड़कने के लिए तैयार हो, तो पॉसिबिलिटी है कि वो ईरान के साथ एक मुआहदा कर ले। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर आने वाले वक्त में आपको बहुत सारी चीज़ों में बदलाव नजर आएगा, चीज़ें बदलती नजर आएंगी, और देखते हैं कि अमेरिका के साथ इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर क्या होता है और आने वाले वक्त में अमेरिका कहाँ स्टैंड करता है, क्या पोजीशन उसकी होती है। लेकिन आप ये देखें, जो भी सूरत हाल अमेरिका की होगी, अमेरिका असल में